वाटरलू, ये नाम सुनते ही शायद आपके दिमाग में शानदार वर्दी पहने जनरलों, नेपोलियन और महान रणनीतियों की तस्वीरें आती होंगी, है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम इस किताबी और रोमानी छवि को पूरी तरह से किनारे रखने वाले हैं। आज हम इस लड़ाई को राजाओं और सेनापतियों की नज़रों से नहीं, बल्कि ज़मीन पर मौजूद उस आम पैदल सैनिक की नज़रों से देखेंगे। उस आम इंसान की नज़र से जिसने उस दलदल और कीचड़ के बीच खड़े होकर साक्षात नरक को अपने सामने देखा था। अब जरा इस बात की कल्पना कीजिए, युद्ध के मैदान में अभी एक भी गोली नहीं चली है, लेकिन इन सैनिकों के शरीर और हौसले पहले ही टूटने लगे थे। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और कोयले जैसी काली गहरी कीचड़, इन लोगों को इसी खुले आसमान के नीचे मीलों तक मार्च करना था और इसी दलदल में सोना भी था। जरा सोचिए, आप अपनी सुबह की शुरुआत पूरी तरह से भीगे हुए, कीचड़ में सने हुए और ठंड से कांपते हुए कर रहे हैं, वो भी नाम मात्र के राशन के साथ। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये इंसानियत की हदों को पार कर देने वाली एक अमानवीय स्थिति थी। ये बात आपको हैरान कर देगी। एक तरफ देखें नेपोलियन को, जो अपनी शानदार चांदी की प्लेटों में नाश्ता कर रहे थे, और दूसरी तरफ वही आम फ्रांसीसी सैनिक जो कीचड़ में सना हुआ था, पूरी तरह से थका हुआ और भूखा था। युद्ध का ऑर्डर देने वालों और असल में धूल मिट्टी में जाकर लड़ने वालों की दुनिया के बीच का ये अंतर बिल्कुल साफ था। ऊपर बैठे अधिकारी विलासिता में थे और जमीन पर एक आम सैनिक बस अपनी मौत या अगले आदेश का इंतजार कर रहा था। इनकी इस भयंकर सहन शक्ति को समझने के लिए जरा उस दिन की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। रात के 2 बजे वो उस भयानक कीचड़ में जागते हैं और फिर अगले कई घंटों तक उन्हें भारी गोलाबारी के बीच एक ही जगह पर डटे रहना पड़ता है। सुबह से लेकर शाम ढलने तक लगातार होते हमलों ने इन सैनिकों की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को बिल्कुल निचोड़ कर रख दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस दिन के सबसे पहले दुश्मन की, यानी वहां की काली कीचड़ की। क्या आपको पता है कि युद्ध से ठीक पहले की रात दोनों ही सेनाओं ने कैसे बिताई थी? उन्होंने बेवॉकिंग की थी। इसका मतलब है बिना किसी टेंट या छत के भयानक मूसलाधार बारिश में खुले आसमान के नीचे सोना। ये सिर्फ कोई मामूली असुविधा नहीं थी। इस बर्फीली बारिश और गीली जमीन ने युद्ध शुरू होने से पहले ही उनकी आधी ताकत चूस ली थी। और ऐसा नहीं था कि ये सभी बहुत ही अनुभवी सैनिक थे। खुद ड्यूक ऑफ वेलिंगटन का अपनी ही सेना के बारे में ये एकदम स्पष्ट बयान देखिए। उनका मानना था कि गठबंधन की सेना काफी हद तक अनुभवहीन थी। वो पूरी तरह से उन थके हारे लोगों पर निर्भर थे जो एक बेहद दयनीय और कमजोर स्थिति में भी मोर्चे पर डटे हुए थे। अब आते हैं युद्ध के मैदान की उन खतरनाक रणनीतिक संरचनाओं पर जिसे हम कॉलम और स्क्वायर कहते हैं। यहाँ इंसानों को एक तरह से ईंट पत्थर का ढांचा बना दिया गया था। फ्रांसीसी सैनिकों का जो हमला था वो कोई बेतरतीब भीड़ नहीं थी, बल्कि ये आदमियों का एक बेहद डरावना, खचाखच भरा हुआ समूह था। ऐसा लगता था जैसे एक विशाल, कभी न रुकने वाली ईंट की दीवार जो अपने ही मरे हुए साथियों को रौंदते हुए ब्रिटिश लाइनों की तरफ बढ़ती जा रही हो। और इसके जवाब में थी ब्रिटिश इन्फैंट्री स्क्वायर। ये संरचना दुश्मन के घुड़सवारों से बचने का एकमात्र तरीका थी। ये लोग एक खोखले डिब्बे की शक्ल में खड़े हो जाते थे, जिनकी बंदूकें और संगीनें बाह की तरफ तनी होती थी। लेकिन जरा सोचिए, अंदर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े उन सैनिकों के लिए ये कितना दमघोटू रहा होगा। एक ऐसा जाल जिसमें से भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। उस वक्त वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के जो बयान हैं वो आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। इस बात का जरा एहसास कीजिए। भारी भरकम बख्तरबंद घोड़ों और सैनिकों की एक विशाल लहर तेजी से सीधे आपके इस कमजोर सी इंसानी दीवार की तरफ दौड़ती हुई आ रही है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये कितना खौफनाक रहा होगा। इस संख्या पर गौर कीजिए, 60 फीट, सिर्फ 60 फीट। 500 सैनिकों की एक पूरी की पूरी बटालियन को एक ऐसे स्क्वायर में ठूस दिया गया था जिसकी लंबाई मुश्किल से 60 फीट थी। तोपों की गोलाबारी के बीच खड़े रहने के लिए इतनी छोटी जगह, मतलब अगर तोप का एक गोला भी गिरता तो तबाही तय थी। तो अब आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर जमीन पर खड़े इन पैदल सैनिकों ने उन हजारों बख्तरबंद फ्रांसीसी घुड़सवारों का सामना किया कैसे? इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। असल में घोड़े अपनी फितरत से नुकीली चीजों जैसे कि संगीनों की दीवार पर सीधा हमला करने से बचते हैं। इसलिए ये स्क्वायर फॉर्मेशन उन्हें घेरने से रोकती थी। यहां तक कि हमले के वक्त तोप चलाने वाले भी अपनी तोपें छोड़कर इसी स्क्वायर के अंदर छिप जाते थे। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी था। ये स्क्वायर फॉर्मेशन तोप के गोलों के लिए एकदम आसान और बैठे बिठाए निशाने की तरह थी। मतलब जो चीज उन्हें तलवारों से बचा रही थी वही उन्हें तोप का चारा भी बना रही थी।
चलिए अब युद्ध के उस शोर और कंपन को महसूस करते हैं जिसे वहां मौजूद लोगों ने धधकता हुआ ज्वालामुखी कहा था। ये कोई आम शोर नहीं था। जब एक साथ सैकड़ों तोपें आग उगल रही हों और काले बारूद का घना धुआं हर तरफ छा गया हो तो न कुछ दिखता है और न कुछ सुनाई देता है। शोर और जमीन का कंपन इतना भयंकर था कि यह सैनिकों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सुन्न कर देने वाला था। ये वाकई किसी ज्वालामुखी के फटने जैसा ही था। और तोपें ही नहीं, जो आमने सामने की नज़दीकी लड़ाई हो रही थी उसकी आवाज़ भी किसी भयानक इंडस्ट्रियल कारखाने जैसी थी। कवचों पर टकराती तलवारों की आवाज़ ने युद्ध की किसी भी तरह की भव्यता या सुंदरता के भ्रम को चूर चूर कर दिया था। वहां सिर्फ बेरहम धातु और कटते हुए इंसानी मांस की आवाज़ें थीं। अब हम पहुंचते हैं दोपहर के बाद के उस खौफनाक मंजर पे जो सिर्फ एक अंतिम नरसंहार बनकर रह गया था। जैसे जैसे दिन ढला, ये कोई महान रणनीतिक लड़ाई नहीं रही, ये एक भयानक कसाई खाना बन गई। दोनों तरफ के सैनिकों को उनकी बर्दाश्त करने की आखिरी हद तक धकेल दिया गया था। मिसाल के तौर पर 27वीं फुट रेजिमेंट को ही ले लीजिए। चश्मदीदों ने बताया कि वो सैनिक जहां खड़े थे वहीं अपने उसी स्क्वायर फॉर्मेशन में मर गए। उन्हें ना पीछे हटने का मौका मिला, ना सरेंडर करने का, वो बस अपनी जगह पर खड़े खड़े ढेल हो गए। और फ्रांस के दाहिने विंग पर, जहां घरों के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई, वहां का मंजर इतना भयानक था कि लाशें एक के ऊपर एक पड़ी थी। गिरे हुए सैनिकों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि सबसे अनुभवी और पुराने दिग्गज सैनिक भी उस दृश्य को देखकर दहल गए थे। वहां हर एक इंच जमीन पर मौत का साया था। और अंत में एक भयानक अंत। जब युद्ध खत्म हुआ और धुआं छटा तो आखिर पीछे क्या छूट गया? 50,000। जी हां, 50,000। ये उन मरे हुए और बुरी तरह घायल हुए लोगों की एक अनुमानित संख्या है जिन्हें एक छोटी सी घाटी में ऐसे ही उनके हाल पर लावारिस छोड़ दिया गया था, क्योंकि बाकी की सेनाएं पेरिस की ओर आगे बढ़ चुकी थीं। अगले सुबह जब सूरज निकला तो वहां कोई शान या गौरव नहीं था। वहां सिर्फ दर्द, कराह और मौत थी। हजारों लोग उसी भयानक कीचड़ में पड़े पड़े अपनी चोटों, दर्द और भुखमरी से तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे। उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे शर्मनाक और भयानक हिस्सा ये है कि उन आम सैनिकों के मरने के बाद भी उनका अपमान नहीं रुका। बाद के सालों में मैला ढोने वालों और स्थानीय लोगों ने उन लाशों के दांत तक निकाल लिए ताकि वो बाजार में वॉटरलू दांतों के नाम से नकली दांतों के लिए बेचे जा सकें। और हद तो तब हो गई जब उनकी हड्डियों को पीसकर खेतों में खाद और चीनी साफ करने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों, उन भव्य कहानियों और रणनीतियों से परे ये है वॉटरलू की वो खौफनाक और कड़वी सच्चाई। ये विश्लेषण हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि इन बड़े बड़े साम्राज्यों और राजाओं की महत्वाकांक्षा की असल कीमत किसने चुकाई? उस आम सैनिक ने जिसने मॉन्ट सेंट जीन की उस काली ठंडी कीचड़ में अपना सब कुछ लुटा दिया। तो अगली बार जब आप इतिहास में किसी महान युद्ध के बारे में पढ़ें तो उस आम सैनिक के नजरिए से जरूर सोचिएगा, क्या वास्तव में युद्ध कभी महान हो सकते हैं?